केमिस्ट्री बाय शिव कुमार हेलो सर। बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और हम आपको जैव अणु पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था और उनके प्रकार बताए थे। अब इस वीडियो में हम मोनो कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं या मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो है ग्लूकोज। आज हम मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम है ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? नाम क्या है इसका? ग्लूकोज। अणुसूत्र क्या हुआ इसका? C6H12O6। ये इसका अणुसूत्र है। इसका नाम, संरचना सूत्र बनाते हैं पहले। संरचना सूत्र, यदि इसका संरचना सूत्र देखें तो CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ये इसका संरचना सूत्र है। इसका यदि IUPAC नाम देखें, इसके संरचना सूत्र को विस्तार से लिखें तो CHOH CHOH 1 2 3 4 5 6, तो यह CH2OH, ये इसका संरचना सूत्र है। और इसका अगर हम IUPAC नाम दें, IUPAC नाम बोर्ड में बहुत आता है ग्लूकोज का IUPAC नाम, तो IUPAC नाम दें तो अंक कहां से डालेंगे? यहां से डालेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखें 2 3 4 5 6, देखिए ये 2 नंबर पे OH, 3 नंबर पे OH, 4 नंबर पे OH, 5 नंबर पे OH और 6 नंबर पे OH है। तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या होगा? पेंटा। और OH को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी। 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 से कहेंगे हेक्स, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्डेड से हेक्सेन और इसे अल कहते हैं, तो हेक्सेनल लिख सकते हैं इसे। या तो हेक्सेनल कह लेती है या हेक्सेन एक अल, ये लिख दीजिए। यानी 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल कह लीजिए, या 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन एक अल कह लीजिए। ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब देखते हैं इसके दो प्रकार की, ग्लूकोज दो प्रकार की संरचना देता है। एक होती है डी या प्लस संरचना, एक होती है एल या माइनस संरचना। यानी इसमें दो प्रकार का गुणन पाया जाता है। दो प्रकार का गुणन, जो वामवर्त गुणन होता है उसे कहते हैं एल, और जो दक्षिणावर्त गुणन होता है उसे कहते हैं डी। और जो डी के साथ प्लस लेते हैं, एल के साथ माइनस लेते हैं। तो अब देखते हैं इसका डी या प्लस, डी अथवा प्लस संरचना, और यहां देखेंगे एल अथवा माइनस संरचना। ग्लूकोज की डी प्लस संरचना या एल माइनस संरचना देखेंगे तो आपको मालूम है कि ग्लूकोज का सूत्र होता है CH2 CHOH, या हम लिख सकते हैं CHOH 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 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ये इसकी संरचना है। यदि हम तीसरे कार्बन पर, तीसरा कार्बन कौन सा? ये है। इस तीसरे कार्बन के OH को यदि हम यहां इधर ले आए, तीसरे कार्बन के OH को क्या ले आए? इधर ले आए, तो ये हमारी कहलाती है डी या प्लस संरचना। अगर हम इसे अलग से देखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसे यहां H लिख दीजिए, इस H को यहां लिख दें, इस H को यहां लिख दें, और इस H को एक यहां आ गई और एक H कहां आ गई? यहां आ गई। ठीक है, और इसे ऐसे एक बॉन्ड लगा देते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि यदि तीसरे कार्बन पर OH दाईं ओर आ जाए, इधर आ जाए, तो ये डी या प्लस संरचना कहलाती है। दूसरी बात, परिवर्तन तीसरे में ही होगा। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, इसको क्या करें? ऐसे घुमा दें, तो अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो OH तो आ जाएगा इधर, और ये OH कहां पहुंच जाएंगे? इधर पहुंचेंगे। ऐसे घुमाने पर, ऐसे घुमा दे, इसे पकड़ के ऐसे घुमा दे तो OH हमारे इधर आ गए, ये OH इधर आ गया और ये OH इधर आ गया। तो हमारी संरचना क्या बनेगी? CHO C, इधर H, इधर OH, इधर H नहीं OH है, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, 1 2 3 4 5, और इधर ये हमारी संरचना क्या हो गई?
इस संरचना को हम एल या मानस संरचना कहेंगे। बात सेम है, परिवर्तन हमें तीसरे ही कार्बन पर करना है। देखिए तीसरा कार्बन 1 2 3, इस तीसरे कार्बन में सभी का OH इधर है तो इसका इधर हो गया, सभी इधर है इसका इधर हो गया। अब इसमें देखें तो हमारा तीसरा कार्बन इधर OH हो गया, सभी OH किधर है इधर है, तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे, एल या मानस संरचना कहेंगे। तो ग्लूकोज की ये दो संरचनाएं होती हैं, D प्लस संरचना और एल मानस संरचना। कहने का मतलब है यदि तीसरे कार्बन के OH को हम बाएं हाथ की तरफ ले जाएं, वो क्या कहलाता है, D या प्लस संरचना। केवल तीसरे कार्बन के OH को बाईं तरफ ले जाना है हमें, और कोई कार्बन हमें OH और किसी कार्बन का OH से नहीं चिढ़ना, केवल तीसरे के। इसमें देखो अगर सभी है तो तीसरे कार्बन को दाईं ओर ले जाइए, सभी बाईं ओर है तो इसमें तीसरे कार्बन को दाईं ओर ले जाइए। ये क्या हो गया, एल माइनस संरचना हो गई। ये क्या हो गई, डी प्लस संरचना हो गई ग्लूकोज की। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, डी प्लस या एल माइनस संरचना ग्लूकोज की यूपी बोर्ड में हर साल आती है। दूसरी बात, अब हम देखते हैं इसकी चक्रीय संरचना। क्या देखते हैं, चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना ग्लूकोज की देखते हैं चक्रीय संरचना क्या होती है। चक्रीय संरचना में क्या होता है बेटे, इसको हम क्या करना, हमें यहां ऐसे रख दीजिए। ओके, ये हमारी ये ऐसे रख दिया हमने चक्रीय संरचना में। हमारा क्या होता है, जो पांचवा कार्बन होता है, पांचवा कार्बन कौन सा, 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन का ये जो O है, ये जो H है, ये H, पांचवें कार्बन का जो H है वो यहां से ये बंद टूटेगा और ये यहां जुड़ जाएगा। पांचवें कार्बन का जो H है वो कहां जुड़ रहा है, OH बना रहा है यहां। और अब देखिए आपको कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, लेकिन यहाँ कितनी संयोजकता हो गई, अब 3। पहले यहाँ डबल बॉन्ड था तो 4 संयोजकता थी, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड है तो 3 संयोजकता रह गई। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता होती है, 2। यहाँ ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता है, 1 संयोजकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से इस तरह से यहां आ जाएगा, ये ऑक्सीजन कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर दोनों पर ये ऑक्सीजन आ जाएगा। इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, इस संरचना को ही हम चक्रीय संरचना कहते हैं। इस संरचना को क्या कहेंगे, चक्रीय संरचना कहेंगे। दूसरी बात, इसके अपोजिट तन्नो लिख लियो, या देख लियो, काट दियो बाद में ना, पॉज मत कर, देख ले, लिख ले, काट नहीं है। इस संरचना को क्या कहेंगे हम, चक्रीय संरचना कहेंगे। अब इसका दूसरा बात देखें, यदि ये जो OH है, ये जो H हमने यहां जोड़ा, ये O इधर रखा है, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, C डबल बॉन्ड O एकल बॉन्ड H, C OH H C, इसमें तो यहां H है, यहां OH, ये C OH H C OH H और CH2OH लिख लीजिए, ऐसे लिख लो, CH2OH लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई परेशानी नहीं है, हमें पहले और पांचवें कार्बन से मतलब है। अब देखिए ये H यहां से हटाएं हम और यहां से हटाएं इस बंद को और यहां लगा दें हम H, लग गई। और ये सेम, ये ऑक्सीजन कहां गई, देखिए इसके दोनों बंद पूरे हो गए, एक बंद यहां हो गया, एक बंद ये हो गया, दोनों बंद पूरे हो गए, नहीं हो गई, यानी अब OH हमारा इधर है। ये भी चक्रीय संरचना है, किसकी, D प्लस ग्लूकोज की। किसकी है, D प्लस ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है ये। अब देखिए, क्योंकि इसमें देखिए OH, सभी OH इधर है और ये तीसरे नंबर का OH है इधर, सभी दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, तो इसको हम कहेंगे D या प्लस एल्फा ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसे, D या प्लस एल्फा ग्लूकोज। इसमें क्या है, देखिए ये पहले वाला भी OH इधर है, जो ये पहले वाला OH की तरफ था, दाईं ओर था, इसमें OH का है, बाईं ओर है, तीसरा और तो संरचना से तीसरा इधर ही है, केवल ये पहले इसमें क्या था, दाईं ओर था, इधर क्या हो गया है, बाईं ओर हो गया, तो इसे कहेंगे हम D या प्लस बीटा ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसे, D या प्लस बीटा ग्लूकोज कहेंगे। अगर हमें इसको रेखीय संरचना प्रदर्शित करना, हम कहेंगे केवल रेखीय संरचना बताइए, COH इसको हटाओ, CO हटाओ, तो हम क्या कहेंगे, इसकी रेखीय संरचना क्या हो जाएगी बेटा, देखो ये यहां देखिए, यहां C है पहले नंबर पर, ये C आ गया पहले नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर का C हो गया, तीसरे नंबर का C हो गया, चौथे नंबर का C हो गया और पांचवें नंबर का C हो गया और छठवें नंबर का ये यहां CH2OH हमने लिख दिया। ओके, हमारा क्या है, यहां किसी की बना सकते आप D प्लस
डी प्लस बीटा ग्लूकोज की बना सकते हैं या डी प्लस अल्फा ग्लूकोज की बना सकते हैं। मैं इसकी बना रहा हूं, चलो इसकी यहां बना दूंगा, इसकी बना रहा हूं। देखो यहां OH है, OH H H OH OH H OH H OH H। अब हमें क्या करना है, ये तो H हमारा यहाँ OH पहुंच ही गया और यहां से हमें क्या करना है, ये यहां पर मैं ये ऑक्सीजन ले आया, ये हो गई ये रूप, ये दोनों एक ही रूप में, ये रेखीय यौगिकों रूप है और ये संरचना सूत्र है। अगर इसमें देखें हम, इसका क्या होगा, देखिए इसे हम ऐसे कर दें, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां ये है CH2OH है। हमें क्या करना है, यहां HOH 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 और यहां पर है हमारा H और ये हो गया हमारा, ये O लगा दिया हमने यहां पर, ये हो गया हमारा ऐसे। बताइए क्या कोई परेशानी है? इस संरचना को हम फिशर संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशर संरचना। इन संरचनाओं को हम क्या कहेंगे? फिशर संरचना। यदि आपकी फिशर संरचना आ जाए तो भी आपको फिशर संरचना आई तो आप डी प्लस बना सकते हो या एल माइनस बना सकते हो, मतलब बीटा ग्लूकोज बना सकते हो या बीटा डी प्लस अल्फा ग्लूकोज बना सकते हो या बीटा ग्लूकोज बना सकते हो, कोई परेशानी, ये दोनों ही फिशर संरचना है। अब बात आती है कि एक वैज्ञानिक हुए थे हेवर्थ। क्या हुए थे? हेवर्थ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना, चलो यहां पर बना देता हूं हमने। एक वैज्ञानिक हुए थे हेवर्थ। हेवर्थ ने क्या किया था कि हमारा एक यौगिक है पायरोन, आपको मालूम होगा पायरोन एक यौगिक है, ये इस तरह से इसकी संरचना होती है, ये पायरोन है ये। तो इस पायरोन के हिसाब से इस हेवर्थ नामक वैज्ञानिक ने एक संरचना दी थी ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की भी दी है। यहां पर ग्लूकोज पे हम कौन पे हमारा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज की हेवर्थ नामक वैज्ञानिक ने एक संरचना दी थी और उस संरचना इस पायरोन के हिसाब से दी थी, इसलिए इस संरचना को पायरेनोज संरचना कहते हैं। क्या? पायरेनोज संरचना। किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना में क्या होगा, देखिए यहां पर ऑक्सीजन ले लिया हमने और यहां पर कितना है, ये ऐसे ले लो, 1 2 3 4 और 5, ये संरचना हो गई हमारी। और इस संरचना में क्या होता है कि देखिए ग्लूकोज है इधर, OH किधर है? इधर है, तो OH को लिख लेते हैं नीचे और H आ गई ऊपर, OH आ गई नीचे, H आ गई ऊपर। इसमें तीसरे में OH होगा ऊपर, H आएगी नीचे, यहां OH होगा नीचे, H होगी ऊपर और फिर ये आ गया हमारा CH2OH होगा ऊपर और ये OH होगी नीचे। क्या किया इसने? इसको इस रूप में व्यक्त किया और यहां पर H और OH रखे उसने। तो अगर हम इसे देखें, इसे ऐसे लाएं तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, नहीं आएगा, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, फिर ये भी नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। ये क्या है? उल्टा है, तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। ये क्या है? OH नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। इसमें OH था, ये आ गया तुम्हारा OH जुड़ा हुआ है, OH नीचे ले लिया, CH2OH ऊपर ले लिया। तो इस संरचना को कहते हैं हम हेवर्थ संरचना। इसे क्या कहते हैं हम? हेवर्थ नामक वैज्ञानिक की पायरेनोज संरचना कहते हैं ग्लूकोज की। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्लूकोज की संरचना। पहले मैंने आपको ग्लूकोज का नाम बताया, आईपीएससी नाम, फिर संरचना बनाई, डी प्लस और एल माइनस संरचना बताई, फिर डी प्लस संरचना की चक्रीय संरचना बनाई मैंने डी प्लस की, फिर क्या बताया? हेवर्थ संरचना बना दी। अब बात करते हैं ग्लूकोज को बनाने की विधि की। अब बनाते हैं ग्लूकोज के बनाने की विधि। क्या है? बनाने की विधि। बनाने की विधि में पहले आता है प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि, यदि हमें कोई भी पदार्थ कम मात्रा में बनाना होता है, किसी पदार्थ को हम कम मात्रा में बनाएं तो वो हमारी प्रयोगशाला विधि कहलाती है। तो प्रयोगशाला विधि में क्या किया गया कि गन्ने से प्राप्त, सबसे पहले गन्ने से प्राप्त क्या किया हमने? सुक्रोज। गन्ने में क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो C6C12 H22O11, इसका क्या किया? जल अपघटन किया और जल अपघटन में क्या किया? अम्लीय माध्यम में किया और एल्कोहलीय
एल्कोहलीय जल अपघटन किया अम्लीय माध्यम में, यानी हमने HCl अम्ल ले लीजिए या H2SO4 अम्ल ले लीजिए, कोई भी अम्लीय माध्यम ले लीजिए और इसका एल्कोहलीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये होता है फ्रक्टोज। अब देखिए एल्कोहलीय माध्यम का काम क्या है, हम इसमें एल्कोहल क्यों डालते हैं। इसका जल अपघटन सीधे भी करा सकते थे अम्लीय माध्यम में, लेकिन हमने एल्कोहल डाला इसमें। एल्कोहल हमने क्यों डाला, क्योंकि जो फ्रक्टोज है ये फ्रक्टोज इस एल्कोहल में घुल जाता है। फ्रक्टोज क्या होता है, इस एल्कोहल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जब फ्रक्टोज एल्कोहल में घुल जाएगा और ये अघुलनशील है, ये घुलेगा नहीं, तो ये नीचे बैठेगा या नहीं बैठेगा ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज नीचे बैठेगा तो इसे आसानी से अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, फ्रक्टोज से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सुक्रोज का जल अपघटन हम अगर अम्लीय माध्यम में एल्कोहल डाल के एल्कोहलीय रूप में किया जाता है तो हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त होता है। जो फ्रक्टोज है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज है वो एल्कोहल में क्या है, विलय है, इसलिए इसमें घुल जाता है। और ग्लूकोज क्या है, एल्कोहल में विलय नहीं है, अम्लीय है, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात आती है आपकी व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि, अब व्यापारिक विधि क्या होती है, व्यापारिक विधि होती है अगर हमें किसी पदार्थ को बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बनाना होता है तो उसके लिए हम व्यावसायिक विधि या व्यापारिक विधि का प्रयोग करते हैं। व्यापारिक विधि में हम क्या करते हैं, स्टार्च लेते हैं C6H10O5 का होल स्टार्च ले लिया, स्टार्च का हमने जल अपघटन किया। अब जब स्टार्च का जल अपघटन हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है, C6H12O6 प्राप्त होता है, नहीं होता है। तो स्टार्च का अगर हम जल अपघटन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। ये इसकी है व्यापारिक विधि, ये क्या है इसकी व्यापारिक विधि। तो पहली है प्रयोगशाला विधि, दूसरी है व्यापारिक विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, हम C12H2211 यानी सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं एल्कोहलीय माध्यम में तो क्या हो गया, हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। और अगर हमें बड़े पैमाने पर ग्लूकोज को प्राप्त करना होता है तो स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं और हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। अब ग्लूकोज के भौतिक गुण आपको मालूम है, ग्लूकोज सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, पहला गुण। दूसरा क्या है, मीठा होता है। तीसरा क्या है, जल में विलय होता है। तो ये आप किसके भौतिक गुण हो गए, पहला क्या है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जल में विलय होता है और क्या होता है, मीठा होता है। स्वाद में क्या होता है, मीठा, जो ये मीठी शर्करा है। अब आता है इसके रासायनिक गुण, ग्लूकोज के रासायनिक गुण। पहला, OH समूह के कारण समूह की अभिक्रियाएं। OH समूह की अभिक्रिया, देखिए आपको मालूम है कि ग्लूकोज में CHOH का होल 4 कर दें और CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज है। और आपको मालूम है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, 4 ये रहे, 1 ये रहा, ठीक है। यदि पेपर में आपका आ जाए कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं और इसका दीजिए रासायनिक समीकरण, तो आपको यही समीकरण देना है, क्योंकि OH समूह से होने वाली अभिक्रिया है, जो OH समूह से अभिक्रिया होंगी वही तो सिद्ध करेंगी कि इसमें OH समूह उपस्थित है। भाई OH समूह की अभिक्रिया ही है सिद्ध करेंगी कि इसमें OH समूह उपस्थित है। तो यदि पेपर में आता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं, उसका रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आपको यही समीकरण देना है। और ये क्या करना है, एसीटिक एनहाइड्राइड से इसकी करानी है क्रिया। और जब इसकी ये क्रिया कराएंगे, 5 ही ले लेते हैं चलो, और क्रिया हम कराएंगे तो देखिए CHO समूह तो सेम आएगा, ये क्या होगा, यहां CHO तो अपने आप रहेगा और यहां आएगा COCH नहीं सॉरी COCH थी ना, COCH3 होल 4 आ जाएगा और यहां भी CH2OCOCH3 बनेगा और ये आएगा 5 CH3COOH। देखिए यहां पर हमारे पास है H, CH3CO है, सॉरी गड़बड़ का नाम है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमारा क्या हो गया, यार इसकी क्रिया हम करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड की हमने क्रिया कराई तो इसने क्या किया, इसमें से जो O समूह है
या हम कह सकते हैं OH समूह है वो क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ये O और ये COCH3 OCOCH3 OCOCH3 क्या हो गए, अलग हो गए। और हमारे जो 5 बचे, 5 दूनी 10 है ना, CH3CO, तो ये यहाँ पर 5H यहाँ आ गई, हमारा क्या हो गया, यहाँ डबल O आ गया ना, या ये OH यहाँ जुड़ गया भाई, इससे निकला हुआ जो OH है वो यहाँ पर जुड़ गया है। तो ये अभिक्रिया सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। दूसरी अभिक्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करा, हम किससे, PCl5 से क्रिया कराएं। ये अभिक्रिया भी सिद्ध करेगी, PCl5 की क्रिया भी क्या सिद्ध करेगी कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं। कैसे करेंगे देखिए, CHOH का होल 5 और CH2OH है, और इसकी क्रिया PCl5 से अगर हम कराएंगे, तो PCl5 से यदि इसकी क्रिया कराएंगे हम, तो यहाँ 5 ले लेते हैं, ये CH हो जाएगा, यहाँ CHCl का होल 4 हो जाएगा, और CH2Cl हो जाएगा, 5 Cl आ गई, यहाँ क्या होगा 5 POCl3 बनेगा, और क्या बनाएगा, और बन जाएगा HCl, 5 HCl बन जाएगा, ये बन जाएगा। यानी ये अभिक्रिया भी सिद्ध कर रही है कि इसमें 5 OH समूह है, या तो एसिटिल हाइड्राइड से करा दीजिए या PCl5 से करा दीजिए। PCl5 से करा देके यहां से हमने क्या किया OH हटाया। अब जब OH हटाया, PCl5 मैंने पहले भी बताया है कि अगर PCl5 की क्रिया की जाए तो PCl5 को O की जरूरत है। अब O की जरूरत है तो ये दोनों बंद टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, ये बंद भाई इसमें क्या है देखिए CHOH है, तो इसमें P को चाहिए, ये O, तो ये दोनों बंद टूटेंगे। इस O को देखिए P ने ले लिया, नहीं ले लिया, इस O को 5 O को P ने ले लिया। अब इसमें क्या है 5 H बचे, ये 5 H Cl ने ले लिए, और पूरी OH की जगह पर ये क्या आ गई, Cl आ गई। अब देखिए कितने हो गए, 5 3 15 और 5 20 और 5 25 25 हो गया रिएक्शन। तो अगर पेपर में आए कि सिद्ध कीजिए आपके ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, तो आपको इन दोनों रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन दे दीजिए, इससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। अगला रिएक्शन देखते हैं, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है, यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, ये डबल बॉन्ड O लगा दिया, ये यहां पर H लगा दिया, और इसकी HCN से क्रिया करा दें, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो ये योगात्मक अभिक्रिया बनाएगा, ये क्या होगा, यहां से टूटेगा H और CN अलग अलग टूटेंगे, और ये बंद टूटेगा यहां। अब जब ये बंद टूटेगा, देखिए H ये है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। अब ये बंद टूटेगा, यहां पर ये बंद टूटेगा, तो यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है या नहीं है, जब ये डबल बॉन्ड है तो एक O है यहां पर। अब आपको मालूम होगा कि डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर एक बॉन्ड से जुड़ गया, तो यहां पर ऑक्सीजन की भी क्रिया खाली हो गई और इसका भी एक संयोजकता खाली हो गई। तो O पर माइनस आवेश होता है, नहीं होता, तो O पर माइनस आवेश होने के कारण H जुड़ेगा यहां और CN जुड़ जाएगा यहां। इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहेंगे इसे, ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हो गया। अब अगला रिएक्शन देखते हैं, CHO समूह की अभिक्रिया। क्या देखेंगे, CHO समूह की अभिक्रिया, CHO समूह की अभिक्रिया। यदि पेपर में आता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित है, तो आपको यही रिएक्शन देने पड़ेंगे। अगर आपको यह सिद्ध करने के लिए आया कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित है, तो आपको यही रिएक्शन देने पड़ेंगे। अब कैसे देंगे, सीधी बात है, पहला फेलिंग विलयन से क्रिया कराओ और टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया करा दीजिए। चलो टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया कराएं, CHOH का होल 4 और CH2OH है, और इसका Ag2O से क्रिया कराएं हम, तो ये क्या होगा, देखिए जो यहां पर O है, हमारे पास Ag2O है और Ag2O है, तो यहां देखो ऐसे होगा ना, ये H, तो ये जो O है ये यहां H पर जुड़ेगा, क्या ये क्या करेगा, ये O कहां होगा, H पर जुड़ेगा, और जब ये O H पर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O एकल बॉन्ड OH, और ये CHOH का होल 4 और CH2OH, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, COOH CHOH का होल 4 और CH2OH, इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। और सेम क्या होगा,
Z2Ag होगा। यानी हम कहेंगे टॉलेंस अभिकर्मक को ये जो ग्लूकोज है ये रजत दर्पण में अवक्षेपित कर देता है, रजत दर्पण बना देता है और रजत दर्पण का काला अवक्षेप प्राप्त होता है हमें। कैसा? काला अवक्षेप प्राप्त होता है, रजत दर्पण का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरी, अगर हम टॉलेंस अभिकर्मक हो गया फेलिंग विलयन की क्रिया कराएं, CuO, अगर इसकी क्रिया कराएं तो वही सेम होगा, ये O यहां पहुंच जाएगा और क्या बनाएगा COOH CHOH का होल 4 और CH2OH बनेगा और क्या बन जाएगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। कैसा? लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी अगर हमें CHO समूह की अभिक्रिया करनी है तो टॉलेंस अभिकर्मक से कीजिए। ये टॉलेंस अभिकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देता है और काला अवक्षेप प्राप्त होता है, और फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है हमें। अब देखते हैं ग्लूकोज के उपयोग। तो ग्लूकोज के क्या उपयोग हैं? उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में, विटामिन सी के बनाने में, सी के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, एल्कोहल के निर्माण में, ये इसके उपयोग हैं। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।